उस तरह से उर्वरक की जो है घुलनशील उर्वरक आपके पास रहता है, 19-19-19 करके एक उर्वरक होता है घुलनशील, उसका स्प्रे कर दे तो इस तरह से आप हरी मिर्च का उत्पादन लेंगे तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। कार्यक्रम में अभी बाकी है कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। VCD के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। कृषि सह व्यवसाय के रूप में हमारे प्रदेश के किसान भाई लाख का पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जिन कृषक बंधुओं ने कुसुम, बेर, पलाश के पौधों पर विगत माह में लाख बिहन चढ़ाया होगा, उन्हें इस समय लाख की फसल में विशेष देखरेख व प्रबंधन करना होगा। जैसे परजीवी कीटों में काला पतंगा, हरा पतंगा व फफूंद से बचाव के लिए पादप सुरक्षा उपायों को करना आवश्यक है। यदि किसान बंधु इस समय कीट सुरक्षा उपायों में लापरवाही करेंगे तो इसका विपरीत प्रभाव आपके लाख उत्पादन पर पड़ेगा और अंत में हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस प्रकार की समस्या आए ही नहीं, इस हेतु जानकारी चाह रहे हैं कुछ किसान भाई। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। कुसुम का पेड़ में बीन चाले हुए हैं, उसको हम कब कब दवा का छिड़काव करें और कितने कितने दिन के बाद हम उसका दवा छिड़काव कर सकें? पारंपरिक तौर से लाह की खेती करते आ रहे हैं परास और बैर में, लेकिन अब जो लाह लगाते हैं बैर में या परास में उस तरह से लाह नहीं लगती है जो पहले लगती थी। थोड़ा बताने की कृपा करें। अतः लाख का इस समय किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए जिससे आने वाले समय में अधिक लाभ मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर JP सिंह। लाख की खेती में उसका भरपूर उत्पादन करने के लिए लाख फसल सुरक्षा के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इस समय कुसुम के पेड़ पर नॉर्मली कुसुमी की जो जेठवी फसल है, जो लाख की फसल मरती है, उसका मुख्य कारण होता है कि लाख की फसल पर कुछ शत्रुकीट, सफेद पतंगा, काला पतंगा और हरा पतंगा, तीन जो है मुख्य परभक्षी कीट हैं। परजीवी कीट में एक एप्रोस्टिटस पर्प्यूरियस और दूसरा टकार्डीफेगस टकार्डी है जो लाख की फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। फसल सुरक्षा के लिए किंडोक्सा का 0.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके उसका घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। फफूंदी भी लगती है। फफूंदी की रोकथाम के लिए जो कीटनाशक घोल आप बनाएं उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर मात्रा के हिसाब से कार्बेंडाजिम घोल बना करके उसका छिड़काव आप अगर फसल पर करते हैं तो जितने परजीवी और परभक्षी कीट हैं और फफूंदी से दोनों से फसल की रोकथाम हो जाती है। अगर किसान भाई इन कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो फसल के मरने का कोई संभावना नहीं रहती है। अब जो छिड़काव आपको करना है तो पहला छिड़काव संचारण के 30 दिन बाद किसान को करना चाहिए और उसके बाद दूसरा छिड़काव फिर जिसमें भी जो भी कीटनाशक हमने बताया उसमें से जो भी कीटनाशक उपलब्ध हो उसका दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 30 दिन बाद करिए। अगर एक हरा पतंगा जो आता है उसका प्रकोप अगर आपको दिखाई दे तो एक छिड़काव आप जो है 38 से 40 दिन के बाद भी कुसमी फसल पर कर सकते हैं। किसान भाइयों को कीटनाशक का छिड़काव करते समय ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जो छिड़काव वो करें वो पत्तियों पर न करके बल्कि जहां पर लाख का कीड़ा बैठा हुआ है
उसके ऊपर टारगेट करना चाहिए, उसके ऊपर छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जो शत्रु कीट का अटैक होता है वो लाख के कीड़े के ऊपर होता है। इसका मुख्य रूप से ध्यान रखें और कीटनाशक का घोल बनाते समय कीटनाशक की मात्रा पानी में डालने के बाद उसको अच्छी तरह से घोल मिला लेना चाहिए। घोल मिलाने के बाद जो है उसका छिड़काव करें। और जो कीटनाशक छिड़काव करने की मशीन है, गटूर स्प्रेयर नॉर्मली जो है से छिड़काव किया जाता है, क्योंकि इसकी नली इतनी बड़ी होती है कि आप नीचे से काफी पेड़ के पोर्शन को कवर कर सकते हैं। और गटूर स्प्रेयर का कीटनाशक का छिड़काव करने से पहले उसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव जो है लाख के कीड़े के ऊपर पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी कीटनाशक आपके बाजार में उपलब्ध हो किसी कीटनाशक का छिड़काव आप कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो दूसरे कीटनाशक जो है लाख के कीड़ों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है अनुसंधान करने के बाद कुछ सेलेक्टेड इंसेक्टिसाइड का किए हैं, उसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं और केवल उसी कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए जिसके बारे में आपको बताया गया है। पशुधन के अंतर्गत हमारे प्रदेश में बकरी पालन, सुकर पालन एवं भेड़ पालन छोटे एवं मझोले किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। यदि भेड़ पालन की बात करें तो यह व्यवसाय प्रदेश में बहुत पहले से ही एक वर्ग द्वारा अपनी जीविका चलाने हेतु करते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊन, दूध उत्पादन था। परंतु आज के समय में इसकी मांस की मांग बढ़ने के फलस्वरूप इसका पालन व्यावसायिक रूप से कुछ प्रदेशों में किया जाने लगा है। परंतु हमारे प्रदेश में आज भी भेड़ पालन को पुराने पद्धतियों से ही किया जा रहा है, जिसमें भेड़ पालकों द्वारा देशी नस्लों का चयन, भेड़ों को केवल चराई पर निर्भर रखना, आवास के नाम पर खुले में झोपड़ियों, खंडरों तथा कोठरियों में रखा जाना देखा जाता है, जिससे पशुओं में शुद्ध आहार, शुद्ध पानी की कमी तथा आवास के गंदा होने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखा जाता है। और इस प्रकार भेड़ पालन से मांस हेतु अधिक समय में भेड़ों का तैयार होना, अंततः अधिक लागत में कम मुनाफा भेड़ पालक भाइयों को होता है। परंतु आज के समय में भेड़ की मांस हेतु उन्नतशील नस्लें एवं पालन की नई पद्धतियों के फलस्वरूप भेड़ पालन भी एक अत्यंत लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है। अतः किसान भाइयों, मांस उत्पादन हेतु भेड़ पालन की उन्नत तकनीकी पर अन्नदाता लेकर आया है यह विशेष प्रस्तुति। भेड़ पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, और यदि मांस उत्पादन के उद्देश्य से नस्लों को पालना हो तो साथ ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। नस्ल का चयन करते समय स्थानीय जलवायु, नस्ल की उपयोगिता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नया समूह स्थापित करने के लिए नर व मादा की खरीदारी किसी प्रतिष्ठित सरकारी या निजी फार्म से ही करनी चाहिए। मांस उत्पादन हेतु भेड़ की उन्नतशील नस्लें मालपुरा, मुजफ्फरनगरी, नेल्लोर, मद्रास रेड जालौनी प्रमुख हैं एवं विदेशी किस्मों के अंतर्गत रेम्बुले डोरसेट, कोरेडेल नस्लें प्रमुख रूप से आती हैं। भूमिहीन छोटे सीमांत किसान भेड़ पालन व्यवसाय 30 से 35 भेड़ों से प्रारंभ कर सकते हैं तथा बड़े किसान 100 या इसके गुणांक में भेड़ पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। भेड़ों की नस्ल के अनुसार 30 से 35 भेड़ों पर उत्तम किस्म का एक मेढ़ा एवं 100 भेड़ों पर 2 से 3 मेढ़ा रखना जरूरी होता है। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेड़ पालन की अलग अलग प्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे एक ही स्थान पर रखकर पालना और दूसरी खानाबदोश तरीके से रेवड़ी के रूप में पालना। एक ही स्थान पर रखकर पालने में भी 3 प्रथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक है सघन प्रथा। इस प्रथा में मेमनों के बाड़े पर दाने और चारे की खिलाई पिलाई कर पाला जाता है। इस प्रकार की खिलाई सामान्यतः मेमनों को मांस के लिए बेचने हेतु की जाती है। और दूसरी है अर्ध सघन प्रणाली। वर्तमान में चारागाह की कमी को देखते हुए यह मेमनों से मांस उत्पादन की उत्तम एवं लाभदायक पद्धति है। इसमें मेमनों एवं भेड़ों से 10 से 15 की संख्या में समूह बनाकर चराई के पश्चात सायंकाल के समय रात्रि मिश्रण दिया जाता है। तीसरी है विस्तीर्ण प्रथा। चारागाह के लिए उपलब्ध लंबे चौड़े क्षेत्रों में यह प्रथा अपनाई जाती है। इस प्रथा में भेड़ों की सघनता प्रति एकड़ कम होती है। अब आइए चर्चा करते हैं इसकी आवास व्यवस्था पर। तो इसके अंतर्गत पहली व्यवस्था है खुला बाड़ा विधि।
इस व्यवस्था में दिन के समय भेड़ें चराई पर रहती हैं एवं रात्रि को इन्हें खुले बाड़े में रखा जाता है, अर्थात यह व्यवस्था उचित नहीं है। अर्ध खुला बाड़ा इस व्यवस्था में ढके हुए स्थान के साथ उसके दुगने अनुपात के बराबर खुली जगह में सात होती है। बाड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रत्येक पशु के लिए पर्याप्त 8 से 10 वर्ग फुट स्थान हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था भेड़ों के आवास की एक आदर्श व्यवस्था होती है। आहार प्रबंधन गर्भित भेड़ों के लिए अंतिम 2 माह में चराई के अतिरिक्त 200 से 300 ग्राम रातिब मिश्रण देना चाहिए। भेड़ों को प्रजनन के दौरान 300 से 400 ग्राम रातिब मिश्रण अवश्य दें। शुष्क भेड़ों के लिए यदि चारागाह में पर्याप्त चारा उपलब्ध है तो अतिरिक्त राशन देना जरूरी नहीं। मेमनों के आहार प्रबंधन में अधिक मांस उत्पादन हेतु अच्छे नर मेमनों को 2 माह की उम्र पर भेड़ों से अलग कर चराई के अलावा प्रति मेमना 300 ग्राम दाना देना चाहिए। मेमनों को प्रति 1 किलोग्राम शरीर में वृद्धि करने के लिए 550 किलोग्राम दाना चारा मिश्रण पर्याप्त होता है। प्रति 100 किलोग्राम दाना तैयार करने के लिए जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार 38 किलोग्राम, क्षतिग्रस्त गेहूं 18 किलोग्राम, मूंगफली एवं सरसों की खली 25 किलोग्राम, चावल का तेल रहित चोकर 17 किलोग्राम, खनिज मिश्रण तथा नमक क्रमशः 1-1 किलोग्राम लेकर दाना को तैयार किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं भेड़ों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर। तो भेड़ों के झुंड में हर साल फरवरी मार्च में फड़किया टीका, अक्टूबर नवंबर में माता एवं PPR वैक्सीन लगवाना चाहिए। पेट के कीड़ों से बचाव के लिए दवा पहली बार अगस्त में अवश्य दें। इसके बाद जरूरत होने पर अक्टूबर नवंबर में दोबारा से कृमिनाशक दवा पिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने, अगर आप भेड़ पालन को वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अपनाएं तो यह अन्य सह व्यवसायों से कम लाभकारी साबित नहीं होगा। हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा था ग्राम जाटोली, जिला मुरैना के कृषक जगमोहन रावत। यह कटहल के उद्यान में इस समय किए जाने वाले शस्य प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो जगमोहन रावत जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कटहल का जो पेड़ है उसमें जो तने पर जो वाटर सकर्स 1 से 1.5 मीटर तक आए हुए हैं, उनको अपने किसान भाई कटहल के पेड़ों पर उन पर ही हटा लें वाटर सकर्स को। इसके बाद थाले की बारी आती है। नीचे जो खरपतवार हैं या घास है उसकी ठीक से निदाई गुड़ाई कर लें और उसको साफ करके और जितना वृक्ष का फैलाव रहता है उस फैलाव के अनुसार उसका थाला बना लें और उस थाले में तना है उससे कम से कम 2 से 3 फीट तक मिट्टी चढ़ा दें और उसके बाद वृक्ष के फैलाव के चारों तरफ निदाई गुड़ाई कर लें। और इसके बाद आती है बात खाद और उर्वरक की बात आती है। देसी जो सड़ी हुई खाद है ये कटहल के पेड़ों में उम्र के अनुसार दी जाती है। जैसे ये कम से कम 5 साल से ऊपर के हैं या और अधिक ऊपर के हैं तो इनमें कम से कम 60 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद आप इसमें दे सकते हैं। और अगर इसके स्थान पर आप केंचुए की खाद देना चाहें तो सिर्फ 20 किलोग्राम प्रति पेड़ ही काफी होती है। और इसके साथ साथ जो फास्फोरस की मात्रा है और पोटास की मात्रा है वो एक साथ दी जा सकती है। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है, नाइट्रोजन, उसको 2 या 3 भागों में एक तो वर्षा ऋतु के बाद में दे दें और एक दूसरे फूल आने पर दिया जाएगा और तीसरी मात्रा जब फूल से फल बनने होते हैं और फल बनना शुरू हो जाते हैं तब दी जा सकती है। साथ में अगर देख लें, अगर दीमक का प्रकोप आपके बगीचे में या पेड़ के आसपास देखने को मिलता है तो आप क्लोरोपाइरीफास उसका छिड़काव कर दें। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जब बरसात समाप्त हो जाए और तब इसके तने पे बोडो पेस्ट और इसके बाद लेप करके जैसे अपन पुताई करते हैं घरों की, उसी प्रकार से हमारे पेड़ों की 1 मीटर तक 1.5 मीटर तक आप पुताई कर सकते हैं। इसमें देखिए पानी की आवश्यकता बहुत होती है, लेकिन फिर भी चूंकि लंबी अवधि वाला पौधा है तो इसके जो थाला होता है उसमें पानी किसी भी कीमत पर भरा नहीं रहना चाहिए। पानी देना अधिक जरूरी है लेकिन निकास इसका बहुत ही जरूरी है। इसके बाद इसमें जो खतरनाक बीमारियां हैं वो एक सॉफ्ट रोट आता है, दूसरा आता है पिंक डिसीज। पिंक डिसीज होता है गुलाबी रंग के बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं तने के पास और वो बड़ी दूर से दिखाई देते हैं। आपने बोडो पेस्ट
से इसमें लेप कर दिया है तो आपको पिंक जो गुलाबी जो बीमारी है इससे आपको निजात मिल जाती है। इसके बाद आता है सॉफ्ट रोट। ये सॉफ्ट रोट बीमारी एक ऐसी है, ये पेड़ों पर जो नर फूल आते हैं उनको पूर्ण रूपेण प्रभावित करती है और आगे चल के जो फल बन जाते हैं उनको गिराती है ये बीमारी। तो इसको रोकने के लिए भी हम बोडो मिश्रण का छिड़काव कर देंगे तो जो इसमें कटाई सूखी शाखाएं कहीं कहीं रह जाती हैं या कोई रोग या कीड़े से प्रभावित शाखाएं उनको भी अभी काटने का उचित समय है। सरकार से हमारे किसान भाई अगर इसका खरपतवार नियंत्रण से लेकर कटाई छटाई कर लें तो निश्चित रूप से ही कटहल के पेड़ों में आने वाले समय में अधिक फूल आएंगे और अधिक फूल आएंगे तो अधिक उत्पादन हम कटहल के फलों का ले सकते। किसान भाइयों, अब वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का। समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 एवं ईमेल है annadatamp@etv.co.in एवं निःशुल्क नंबर है 1800-425-4085। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दे। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक हैं किसानों की तरक्की का सहारा कावेरी सीड्स के जादू के पास। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है हरी झंडी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बन सकती है सहमति। कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए सीएम शिवराज ने ली राज्य सुरक्षा परिषद की बैठक। प्रदेश की हालिया स्थिति से नाराज अजय सिंह नहीं हुए शामिल। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में मर्यादा भूले नेता और कार्यकर्ता। पन्ना में कांग्रेसी विधायक ने एसडीओपी को सुनाई खरी खोटी, तो गुन्नौर में मंच पर भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। बुंदेलखंड में आतंक का पर्याय बना इनामी डकैत कल्ला, चढ़ा पुलिस के हत्थे। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का बयान, कहा प्रदेश की सरजमी पर डकैतों को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। और इंदौर में जल्द खुलेगा हार्डवेयर क्लस्टर। प्रदेश के आईटी सचिव ने दी जानकारी। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स और आईटी पार्क बनाने की भी योजना। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। सुप्रभात मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। बैठक में रायसेन जिले के तमोत में प्लास्टिक पार्क, क्लस्टर पार्क की स्थापना एवं मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 62 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति, शक्ति एवं कर्तव्य नियम 2013 को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर निर्माण योजना को कैबिनेट मंजूर करेगी। कैबिनेट 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राजस्व अमले के लिए तहसील, जिला एवं संभाग में भवनों के निर्माण को भी मंजूरी देगी। साथ ही सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण के कार्यकाल में वृद्धि एवं आबकारी विभाग के उड़न दस्ता से सुदृढ़ीकरण को भी मंजूरी देगी। बैठक में आज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के ट्रस्ट BMIC के साथ करार प्रस्तावों को भी सहमति बन सकती है।
प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गठित राज्य सुरक्षा परिषद की बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य की सामान्य कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उपाय, पुलिस बल में बढ़ोतरी और आम जन की शिकायतों के हल को लेकर हो रहे प्रयासों पर चर्चा हुई। इस बैठक में गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, मुख्य सचिव आर परशुराम, एससीएस दानी समेत शासकीय और अशासकीय सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। हालांकि प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था से नाराज परिषद के सदस्य नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की बैठक में नहीं पहुंचे। इधर देवास जिले के बागली में सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एक साथ एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम और तोमर यहां पूर्व मंत्री विजय शाह की सास के ब्रह्म भोज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद दोनों नेता गोपनीय रूप से विजय शाह और उनके परिवार से मिले। इस दौरान सीएम और तोमर के वापस लौटने के दौरान विधायक विजय शाह के क्षेत्र के समर्थकों ने अपने नेता को दोबारा मंत्री बनाने की अपील उनसे की। हमेशा शांत और गंभीर रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अशोकनगर में काफी गुस्से में दिखाई दिए। यहां सिंधिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वे सीएम से लेकर मंत्री तक सभी की पोल पट्टी खोलकर रख देंगे। दरअसल जिले के बमोरी टोका गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शिलान्यास करने पहुंचे सिंधिया के सामने भाजपा विधायक देशराज सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिंधिया विरोधी नारे भी लगाए, जिससे झल्लाए और तैश में आए केंद्रीय मंत्री ने तुरंत मंच पर माइक छीनकर भाजपा कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। तैश में आए सिंधिया ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा कि अगर उन्हें उकसाने की कोशिश की गई तो वे सीएम से लेकर मंत्री तक सबकी पोल पट्टी खोलकर रख देंगे। शासन को आज 15,000 करोड़ मुख्यमंत्री को मिल रहा है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से, और सब खाए जा रहे हैं बीजेपी के मंत्री। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कितना हो रहा है मध्य प्रदेश में, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। ये झंडे वंडे डंडे लगाने से कुछ नहीं होने वाला, ये भगवान दुपट्टे पहनने वाले से कुछ नहीं होने वाला। असलियत होगी जब जनता के सामने, असलियत होगी। यहाँ आतंक का माहौल तय करोगे तो मत भूलना मैं भी ग्वालियर घराने का हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी की बात मत करो यहाँ, अगर शुरू कर दोगे तो उनकी भी पोल मैं खुलवा दूंगा। किस तरीके से शर्मा और सूर्यवंशी की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में। चौहान ने संयम बनाए रखा है। ये मत समझना कि 10-15 लोगों को आके यहाँ मुंगावली में मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरे गांव के लोगों के बीच में तुम आतंक करवाओगे। भूल जाओ, सपना देख रहे हो, ये कभी संभव नहीं होगा। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में और जहां तक आप बात करते हो आपकी अटल ज्योति योजना की, ये आज आपको मैं बता दूं देशराज सिंह जी कि आपकी अटल ज्योति योजना के लिए 4,000 करोड़ का ऋण मेरे मंत्रालय में मध्य प्रदेश 5,000 करोड़ रुपए ऊर्जा मंत्रालय ने मध्य प्रदेश शासन को दान में दिया है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए, RAPDRP योजना के लिए। सेवा में हो, जनता का नब्ज जानो। जनता आज परेशान है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा, गेहूं नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार का चरम सीमा चल रहा है। क्या हो रहा है यहां मध्य प्रदेश में? गरीबों का जो असूल है गेहूं के रूप में सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता खा रहे हैं। यह असलियत है मध्य प्रदेश। इधर प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सिंधिया के अशोकनगर में झल्लाने को उनकी बौखलाहट करार दिया।
गुप्ता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बननी है, जिससे कांग्रेसी बौखला गए हैं। जो है वो तो संस्कार तो जाते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात कांग्रेस की बौखलाहट है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2013 में बनना सुनिश्चित देख कांग्रेसी बौखला गए हैं। कहीं कोई जनहित के मुद्दे कांग्रेस के पास है नहीं, इसलिए ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो कभी कपिल सिब्बल के मुंह से निकलता है, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुंह से निकलता है, कभी और कांग्रेस के जो नेता हैं। वहीं सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवी राजे सिंधिया, बहन चित्रांगदा सिंधिया के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस दिया है। उच्च न्यायालय ने ये महत्वपूर्ण फैसला हिरन वन कोठी परिसर में किए गए निर्माण कार्य के संदर्भ में दिया है। वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिरन वन कोठी परिसर में निर्माण कार्य करा लिया है, जबकि न्यायालय ने 2005 की यथास्थिति बनाए रखने की निर्देश जारी किया था। गौरतलब है कि 90 के दशक में यही हिरन वन कोठी कांड पूरे प्रदेश में काफी समय तक सुर्खियों में रहा था। खुद स्वर्गीय माधव राव सिंधिया और उनकी मां पर सिंधिया के मध्य विभिन्न संपत्तियों को लेकर विवाद न्यायालय तक पहुंचा था। उनमें से हिरन वन कोठी विवाद प्रमुख है। माननीय उच्च न्यायालय ने हिरनवन कोठी के संबंध में जो रिवीजन याचिका पूर्व में 2005 में लगाई थी, उसमें यथास्थिति के आदेश प्रदान किए थे कि जिसमें जो पक्षकार हैं वो यथास्थिति बना के रखेंगे। उस यथास्थिति के आदेश के उल्लंघन में उस परिसर में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया, जिसकी जानकारी याचिकाकर्ता श्रीमती चित्रलेखा आंग्रे को होने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष में एक अवमानना याचिका दायर की गई थी। उक्त अवमानना याचिका आज सुनवाई में आकर माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी उसमें पक्षकार थे उनके विरुद्ध अवमानना के सूचना पत्र जारी किए। कौन उसमें पूर्व में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी थे और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान लोगों में से। देखेंगे प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें संक्षेप में। भोपाल में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव पास कर पट्टे देने के लिए शिवराज सरकार की प्रशंसा और भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर यूपीए सरकार की निंदा की गई। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। चोरी से बचने के लिए इंदौर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे पर ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वारदात व्यापारी हसनन सचदेव के ऑफिस में हुई, जिसमें चोर 1.5 लाख रुपए के साथ सीसीटीवी कैमरा और रिसीवर चुरा ले गए। चोरी की शिकायत जूनी इंदौर थाने में की गई है। जबलपुर के बाबा टोला में चोरों ने किन्नर के घर पर धावा बोल दिया। चोर 5 लाख के जेवरातों के साथ घर का सामान भी चुरा ले गए। किन्नर शादी समारोह में गया हुआ था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धार के जिला अस्पताल कैंपस में बीती रात डॉक्टर दिलीप सोलंकी के यहां 9 लाख की चोरी हो गई। सोलंकी परिवार शादी में शामिल होने इंदौर गया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चोरी से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भोपाल की नरेला विधानसभा में आमजन की समस्याओं को लेकर कांग्रेस 13 मई को जन जागरण यात्रा निकालेगी। जन जागरण यात्रा में कांग्रेस भाजपा सरकार की विफलता और केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों को बताएगी। जबलपुर पुलिस ने बीमा के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपी बीमा कंपनी में पहले काम करते थे। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। धार के पीथमपुर में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने मृतका के पति बलवीर और जेठ संजीव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने हत्या का कारण चरित्र पर शक बताया है। भोपाल के हमीदी अस्पताल में दुर्घटना के शिकार घायलों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नर्मदा में अस्थि विसर्जन कर लौट रहे युवकों की गाड़ी पलट गई, जिन्हें अस्पताल लेकर आए परिजनों ने सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 17 मई को अक्षय तृतीया पर बड़े पैमाने पर होने वाले सामूहिक कार्यक्रम के मद्देनजर राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया है। ब्राह्मण सभा प्रतिनिधि दल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आश्वासन के बाद राज्य शासन ने अवकाश घोषित करने की सूचना जारी कर दी है। सरबजीत की मौत के बाद श्रीनगर में पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह पर हमले के बाद उज्जैन परिक्षेत्र की जेलों में विदेशी कैदियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। डिंडौरी उपजेल में गायत्री परिवार के सदस्यों ने नशा मुक्ति अभियान के तहत 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें कैदियों के नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया।
सतना में प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेची जा रही है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि दुष्प्रभावों के कारण प्लास्टिक बोतलों में शराब नहीं बेची जाए, लेकिन सतना में शराब माफिया बिना खौफ के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खबरें जारी रहेंगी।